लास्ट आपके पास क्वेश्चन 11 है, लेट वी बी आर रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस डिफाइंड ऑन आर इंटू आर, कि आपके पास तमाम वी में तमाम रियल वैल्यूड फंक्शन पड़े हैं। डिटरमाइन वेदर द गिवन वेक्टर्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इन वी, कि जो ये वेक्टर्स हैं क्या वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट हैं इन सेट वी के अंदर। तो हेयर वी जो है वो किसके इक्वल आता है, एफ सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मतलब वो तमाम फंक्शंस पड़े हैं रियल वैल्यूड जिसकी डोमेन भी आर है, रियल रेंज भी आर है। अब सबसे पहले पहला एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया एक्स और कोस एक्स, देखना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। तो इसके लिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेके इक्वल टू 0 रखा। तो गौर करें तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक फ़ंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वाला फंक्शन। तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए और बी की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मैं इस फंक्शन को किसी, क्योंकि दो अननोन है ना ए एंड बी, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर एक्स की दो वैल्यूज़ पुट करके दो इक्वेशंस बना सकूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब देखिए अगर मैं एक्स की जगह पे 0 पुट करूं तो एन टू 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 कितना होगा 1, तो उससे मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं x की जगह पर π/2 पुट करूँ तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी। अब मैंने सिर्फ 0 एंड π/2 ही क्यों पुट किया, क्योंकि जब मैंने अगर 0 पुट किया तो a इंटू 0 हो जाएगा और यहाँ पे cos 0 पुट करने से 1 वैल्यू आएगी, तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। इसी तरह से अगर मैं π/2 पुट करूँगी तो a इंटू π/2 वेयर b प्लस कॉस π/2 किसके इक्वल हो जाएगा 0 से, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ये वाले एलिमेंट्स ट्रू हैं। ये एक फंक्शन बनता है जिसकी डोमेन कंप्लीट रियल नंबर है, तो मैं कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ। और मैंने स्पेसिफिकली 0 और π/2 इसलिए पुट किया क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो भी इजी वे से। वरना आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करके दो इक्वेशंस बना के ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी वे क्या था कि अगर मैं ये वाले x की जगह पे 0 और π/2 रख दूँ तो यहाँ से a भी 0 b भी 0, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में फिर इंडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट आपके पास ये वाले 3 एलिमेंट्स हैं, इसको प्रूव करवाने के क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो गौर करें cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, जिसको मैं से लिख सकती हूँ 1 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर x। इसका मतलब cos 2x जो है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट हो गया, सेट ऑफ डिपेंडेंट वेक्टर्स हो गया। तो नेक्स्ट थर्ड देखिएगा, इसमें 4 एलिमेंट्स और आपने प्रूव करवाना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। तो कॉम्बिनेशन लेके इक्वल टू 0 रखा। अब देखिए किसी भी तरीके से आपने a b c एंड d के वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। 4 इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस के लिए या तो फिर आप x की कोई 4 वैल्यूज़ पुट कर दें और 4 इक्वेशंस बना लें, लेकिन आसान तरीका क्या है कि अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो साइन का कॉस आ जाता है, कॉस का साइन आ जाता है, साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक आता है, कॉस का और हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक आ जाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाए, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी थी, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद ये इक्वेशन बन गई। इसी का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वेशन बन गई, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये इक्वेशन बन गई। तो मतलब इस पहली इक्वेशन के 3 डेरिवेटिव लेने से ये 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं और चारों इक्वेशन 0 के लिए ट्रू होंगी क्योंकि 0 बिलोंग करता है R में। तो इन चारों इक्वेशंस में मैं क्या करती हूँ, x इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ये सबसे ईजीएस्ट वे है कि अगर मैं इन 4 इक्वेशंस को बनाने के बाद x को 0 पुट कर दूँ, जब x को 0 पुट करूँगी तो ये 4 इक्वेशंस इस तरह से आ जाएंगी जिसको मैं ऊपर नीचे सॉल्व करके a b एंड c d की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जा सकता है। आसान तरीका यही था, इसलिए मैंने क्या किया, इनको 4 के डेरिवेटिव ले लिए। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि इसी इक्वेशन में x की 4 डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट पुट करके a b c d की फॉर्म में 4 इक्वेशंस आ जाएंगे, उसको ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लिए, कि वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सबसे आसान प्रोसेस यही था, इसलिए मैंने ये वाला प्रोसेस अडॉप्ट किया। नेक्स्ट इसका 5th वाला पार्ट ये कि आपने इसको प्रूफ करवाने कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। तो देखें साइन ऑफ x को 1/2 दिस प्लस 1/2 दिस के सेट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब साइन जो x है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो ये क्या हो गया फिर सेट ऑफ डिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट कि ये तीनों भी डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए भी आपने इसका कॉम्बिनेशन लेके इक्वल टू 0 रखा। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें और जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। सिंस ये तीनों एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, R में से, एंड फॉर ऑल x 1 and 2 मस्ट बी ट्रू फॉर x इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी एक हमारे पास क्या बनता है फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, तो ये चीज़ ट्रू हो गई फॉर x इक्वल टू 0। जब आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से 2 इक्वेशंस आ गई, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई। 2 इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं कि कोफिशिएंट्स को यहाँ रख के फर्स्ट एंड लास्ट को ख़त्म कर देते हैं। फिर क्योंकि अल्फा बीटा एंड गैमा यहाँ पे वेरिएबल है, तो अल्फा ओवर दिस, बीटा ओवर दिस एंड गैमा ओवर दिस को लेट कर लें कि किसके इक्वल है, k के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, k इंटू सी, भी बीटा की वैल्यू a
माइनस सी इंटू के, गैमा की वैल्यू बी माइनस सी इंटू के। देयर आर टू केसेस, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो के नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो या फिर के इक्वल टू ज़ीरो हो। तो इन दोनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि के हमने खुद से लिया है। इफ़ के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर के ज़ीरो नहीं है देन अल्फ़ा बीटा गैमा आर नॉन ज़ीरो। जाहिर सी बात है कि अगर के नॉन ज़ीरो होगा तो अल्फ़ा बीटा और गैमा की भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ही आएंगी। अगर नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आएंगी तो ये ए बी और सी आपस में इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज़ ए बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। बट अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, ये नॉन ज़ीरो को, क्योंकि ए बी सी आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर सी और बी आपस में इक्वल होते तो सी माइनस डी आपस में कैंसिल हो जाते और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो आ जाती। लेकिन ऊपर चूँकि हम लोगों ने ए बी और सी डिफरेंट लिए हैं, तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी अगर हमारे पास के जो है वो नॉन ज़ीरो है। बट लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि अल्फ़ा जो ये वाली वैल्यू ली है इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ ये और ये आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स देते हैं। तो जब x यहाँ पे x पे कोई भी वैल्यू पुट करूँगी तो इसका और इसका तीनों का आंसर हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा, और वो भी डिफरेंट आंसर आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। तो फिर के की क्या चॉइस रहेगी कि के पे डेफिनेटली क्या होगा, ज़ीरो। अगर के ज़ीरो आ गया तो अल्फ़ा बीटा एंड गैमा तीनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन में जो स्केलर्स अल्फ़ा बीटा एंड गैमा यूज़ हो रहे थे वो तीनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो दैट्स मीन कि ये तीनों एलिमेंट्स आपस में क्या हो गए हैं, इंडिपेंडेंट।